नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका बीएसटीसी का 30 जून को एग्ज़ाम है। आज अपने रीजनिंग का पेपर हल करने जा रहे हैं। एक बार सभी विद्यार्थियों को वीडियो शेयर कर दीजिए। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, नीचे दिए गए शब्दों के विकल्प में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रमानुसार है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आता है, तो आप इसे ध्यान से समझें। शब्दकोश के अनुसार लिखना है, चाहे शब्दकोश के अनुसार पूछे, चाहे आरोही क्रम में पूछे, चाहे टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार पूछे, बात एक ही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले देखो, जी सब के अंदर कॉमन है, तो हमें जी से पता नहीं चला, जी सब में है। जी के बाद में सबसे छोटा अक्षर है ए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ए से ए कट गया। उसके बाद में यहाँ एल है, यहाँ एल है, तो उसके बाद में यहाँ ई है और यहाँ एल है। तो पहले एल से पहले ई आता है, तो सबसे पहले 3 नंबर आएगा। 3 नंबर वाले विकल्प कितने हैं? 2। 3 के बाद में 2 आएगा, तो 3 के बाद में 2 ऐसा विकल्प आपके सामने एक ही है, 3 2 5 4 1। अगर कंप्लीट करें तो ई से ई कट गया, एन से एन कट गया, यू से पहले आई आता है, तो 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 5, फिर आएगा 4 और लास्ट में आएगा 1। तो हमारा आंसर है 3 2 5 4 1। ये जिनका आंसर है उन सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा। देखो, एक महिला है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमित जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा कि वह मेरी, ये जो महिला है इनके बारे में बात हो रही है, कि वह मेरी पत्नी के पति। तो पत्नी का पति कौन होगा? खुद। आपकी पत्नी के पति कौन हो? आप खुद हो। वह मेरी, ये महिला है, यह मेरी पत्नी के पति की बहन। पत्नी का पति अमित खुद और अमित की ये बहन है, तो उस महिला का अमित से क्या संबंध है? तो ये महिला अमित की बहन है। प्यारे विद्यार्थियों, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी चाबी ताले हैं, नाम पहले चाबी का है, तो हम डायग्राम बनाएंगे चाबी का। सभी चाबी ताले हैं, तो चाबी के ऊपर से हम डायग्राम बनाएंगे ताले का। सभी चाबी ताले हैं, सभी ताले पैच है, ताले के ऊपर से हम डायग्राम बनाएंगे पैच का। सभी ताले पैच है। निष्कर्ष, सभी पैच चाबी है, सभी पैच चाबी है, बाहर से अंदर सभी की बात गलत होती है। नंबर 2, कुछ ताले चाबी है, कुछ ताले चाबी है, बाहर से अंदर कुछ की बात सही होती है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। हमारा आंसर होगा केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नाम पहले चाबी का था, डायग्राम चाबी का बनाया, सभी चाबी ताले हैं, सभी ताले पैच हैं। ध्यान रखना, अंदर से बाहर सभी की बात भी सही होती है और कुछ की बात भी सही होती है। बाहर से अंदर सभी की बात गलत होती है, लेकिन कुछ की बात सही होती है। संभावना की बात करें तो जो बात कन्फर्म होती है उसकी संभावना कभी चेक नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से असंगत को चुनें। सरीसृप, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। मगरमच्छ रेंग कर चलता है, छिपकली रेंग कर चलती है, सांप भी रेंग कर चलता है, और ये सब के सब सरीसृप में आते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? सरीसृप। हाँ जी, ये जिनका आंसर था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था। 15 सितंबर 2008, 15 सितंबर 2008 को वार क्या है? शुक्रवार। 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार है, तो वो ये कह रहा है 15 सितंबर 2009 को क्या वार होगा? प्यारे विद्यार्थियों, यदि तारीख सेम हो, महीना सेम हो, दोनों वर्ष साधारण हो, तो हम एक दिन आगे चलते हैं। एक साधारण वर्ष हो, दूसरा लीप वर्ष हो,
लीप वर्ष की 29 फरवरी बीच में आए तो हम 2 दिन आगे चलते हैं, और यदि लीप वर्ष की 29 फरवरी बीच में नहीं आए तो हम 1 दिन आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 2008 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है, लेकिन इसकी फरवरी रह गई पीछे क्योंकि महीना सितंबर का है। तो 2008 लीप तो है लेकिन फरवरी पीछे रह गई। तो 2008 से 2009 में जा रहे हैं, तारीख सेम, महीना सेम, ये वर्ष लीप है, फरवरी रह गई पीछे, तो हम 1 दिन आगे जाएंगे। तो शुक्रवार की जगह हमारा आंसर हो जाएगा शनिवार। शनिवार हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझना। तो आंसर क्या है? शनिवार। अगर मैं आपसे ये पूछूं इसी क्वेश्चन में कि 15 सितंबर 2007 को क्या वार था, तो देखो जब हम 8 से 7 में जाएंगे, तारीख सेम, महीना सेम, ये 8 लीप वर्ष है, और जब पीछे चलेंगे तो 29 फरवरी बीच में आएगी, तो हम 2 दिन पीछे चलेंगे, इसका ध्यान रखना। तो शुक्र की जगह गुरु और बुधवार हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? बुध। अब आपसे ये पूछूं, यदि 15 सितंबर 2007 को बुध हो तो 2008 को क्या होगा? 8 लीप वर्ष है, 29 फरवरी बीच में आ रही है, 2 दिन आगे चलेंगे तो बुध की जगह गुरु शुक्र, और शुक्र 2008 में शुक्र है तो 2009 में शनि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी नर्तक कलाकार है, नाम पहले नर्तक का है, जिसका डायग्राम नाम पहले, उसका डायग्राम पहले बनाएंगे। सभी नर्तक कलाकार है, जितने भी नर्तक है वो सारे क्या है? कलाकार है। सभी नर्तक कलाकार है, कोई भी कलाकार धावक नहीं है। वो कह रहा है कोई भी कलाकार धावक नहीं है, तो कलाकार और धावक के बीच में नहीं का चिन्ह लगाएंगे। कोई भी कलाकार धावक नहीं है। निष्कर्ष क्या है? कोई भी नर्तक धावक नहीं है। कोई भी नर्तक धावक नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। क्यों? हालांकि नर्तक और धावक के बीच में संबंध बताया नहीं है, लेकिन सभी नर्तक कलाकार है। और जब कोई कलाकार धावक नहीं है, कलाकार का डायग्राम बाहर है, जब बाहर वाले का नहीं का संबंध है तो अंदर वाले का भी नहीं का संबंध होगा। जब कोई कलाकार धावक नहीं तो कोई नर्तक भी धावक नहीं होगा। और वो कह रहा है कोई भी नर्तक धावक नहीं है, तो ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। नंबर 2, कम से कम कुछ नर्तक धावक है। कम से कम कुछ नर्तक धावक है, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कम से कम। प्यारे विद्यार्थियों, कम से कम इस वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे लिखे चाहे नहीं लिखे। वो कह रहा है कम से कम कुछ नर्तक धावक है, ये कहे या ये कहे कुछ नर्तक धावक है, तो ये निष्कर्ष गलत होगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि नर्तक सारे कलाकार है। जब कोई कलाकार धावक नहीं है तो कोई नर्तक भी धावक नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1। मतलब पहला निष्कर्ष सही है। तो पहला निष्कर्ष कहाँ लिखा है? 2 नंबर में लिखा है। केवल निष्कर्ष पहला सही है, यानी विकल्प की बात करें 2 नंबर विकल्प होगा। ये जिनका आंसर आ रहा है बहुत सही आंसर है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को तर्क संगत क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि सही आंसर आ जाए? कागज, पुस्तकालय, लेखक, पुस्तक, कलम। आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आप कीजिए और सोच के आंसर दीजिए। कीजिए आप। हाँ जी विद्यार्थियों, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आपके, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप। देखिए आप, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा कागज, पुस्तकालय, लेखक, पुस्तक, कलम में लेखक आएगा सबसे पहले। क्या आएगा? लेखक। लेखक के बाद क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? लेखक के बाद होगा कलम। लेखक के बाद क्या होगा? कलम। कलम के बाद क्या होगा? कलम के बाद होगा कागज, और कागज के बाद पुस्तक, और पुस्तक के बाद में पुस्तकालय। तो सबसे पहले लेखक यानी कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। लेखक के बाद में कलम कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे।
कागज कितने पे है, 1 नंबर पे। पुस्तक कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। और पुस्तकालय कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। 351 42 351 42 ऐसा विकल्प है 3 नंबर। और ये आंसर आपका बिल्कुल सही था। जिन विद्यार्थियों का ये आंसर था बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में 526 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 24 का अर्थ है ब्लू कलर्स और 436 का अर्थ है कलर इज फन, तो उसी सांकेतिक भाषा में फन को क्या लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले ये देखो फन कहाँ कहाँ आया है। 526 का अर्थ स्काई इज ब्लू, यहाँ फन नहीं आया। 24 का अर्थ है ब्लू कलर्स, यहाँ फन नहीं आया। 436 का अर्थ है कलर इज फन, तो हमारा आंसर 436 में से एक होगा। यहाँ फन आया है, ऊपर फन नहीं आया, तो जो यहाँ आ गया वो ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ध्यान से देखो क्या करना है, जो यहाँ आ गया वो ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ऊपर 4 आ गया, 4 से 4 काट दो। ऊपर 6 आ गया, 6 से 6 काट दो, बचा क्या है 3। यही हमारा उत्तर है। क्यों काटा, क्योंकि 436 का अर्थ था कलर इज फन, ऊपर कहीं फन नहीं है और हमें ये बताना है फन का क्या होगा। तो ये हमारा आंसर है विकल्प नंबर 1, 3 जिनका आंसर था बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुछ रेल ट्रेन हैं, नाम पहले रेल का है, हम डायग्राम बनाएंगे रेल का। और कुछ रेल क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कुछ रेल ट्रेन हैं। कुछ रेल क्या है, कुछ रेल ट्रेन है। फिर वो कह रहा है कि कुछ रेल लोकल है। कुछ रेल क्या है, लोकल है प्यारे विद्यार्थियों, आराम से समझिए आप। कुछ रेल ट्रेन है, कुछ रेल लोकल है। निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष में वो कह रहा है कि कम से कम इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक वर्ड आता है कम से कम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आता है निश्चित रूप से, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको चाहे पढ़ें चाहे इनको छोड़ के पढ़ें, एक ही बात है। कौन कौन से वर्ड, कम से कम, निश्चित रूप से, ये वर्ड। तो कम से कम कुछ ट्रेन लोकल है, कम से कम कुछ ट्रेन लोकल है। ट्रेन का लोकल से संबंध पूछ रहा है और यहाँ पे ट्रेन का लोकल से संबंध दिया हुआ नहीं है, तो ये निष्कर्ष गलत होगा। नंबर 2, कोई भी ट्रेन लोकल नहीं है। कोई भी ट्रेन लोकल नहीं है, कोई ट्रेन लोकल नहीं है, ट्रेन का लोकल से संबंध दिया हुआ नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये भी गलत होगा। अब यहाँ पे आसान सी भाषा समझ लेना कि लोकल का ट्रेन से संबंध बताया नहीं है। लोकल और ट्रेन के बारे में कुछ भी पूछे वो सारे निष्कर्ष गलत होंगे, लेकिन संभावना की बात करें तो वो बात सही होगी। या अगर दो विपरीत बातें करें तो दो विपरीत बात ना कभी गलत होती है ना ही कभी सही होती है। अब आप देखो, एक बार कहा है कि कुछ ट्रेन लोकल है, दूसरी बार कह रहा है कोई ट्रेन लोकल नहीं है, तो ये दोनों बातें गलत हो नहीं सकती। या तो कुछ ट्रेन लोकल है और या कोई ट्रेन लोकल नहीं है, तो इन दोनों में एक बात सही होगी। तो क्या लगेगा, आइदर और, यानी एक बात सही, पहला या दूसरा सही। तो हमारा आंसर होगा या तो निष्कर्ष फर्स्ट और या निष्कर्ष सेकंड सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार दिन का संबंध रात से है उसी प्रकार चंद्रमा का संबंध किससे होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, दिन का अपोजिट होता है रात, तो चंद्रमा का अपोजिट क्या होगा, सूर्य होगा। चंद्रमा का अपोजिट क्या होगा, सूर्य। और ध्यान रखना सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़े से है उसी प्रकार शेरनी का संबंध किससे है, पिल्ला से, शेरू से, चूजा से, शावक से। तो इसका सही आंसर होगा शावक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, इसको आप समझिए। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार आता है, आसान सी भाषा में समझें। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, मुख्य 4 दिशा है। कौन कौन सी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और ये 4 बीच में उप दिशाएं हैं। ये कौन सी है, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व के बीच में दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। सबसे पहले आपको क्या करना था, बताया था पहले के स्थान पे दूसरा लिखना है। दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। तो दक्षिण पूर्व कहाँ है, ये है, पहले ये है दक्षिण पूर्व, इसकी जगह क्या लिखना है, 2 नंबर वाला उत्तर लिखना है। तो ये उत्तर हमने यहाँ लिख दिया। अब ये उत्तर यहाँ से यहाँ आ गया, कितने डिग्री घूमा,
तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से यहाँ तक 90 और 45 135 डिग्री घुमा, यानी 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट लाइन पढ़ें और आंसर दें। वो कह रहा है पश्चिम क्या होगा। अब पश्चिम क्या होगा, तो ये पश्चिम है, पीछे वाली दिशा घूम के 135 डिग्री आगे आएगी, तो ये जो दिशा है ये यहाँ आ जाएगी, कितने डिग्री घूमेगी 135। तो ये दिशा है कौन सी, ये दिशा रियल में दक्षिण पूर्व है, तो हमारा आंसर होगा दक्षिण पूर्व। अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन करवाऊँ तो भी देखो, दक्षिण पूर्व की जगह क्या आ गया, उत्तर आ गया, उत्तर पूर्व ये था, इसकी जगह क्या चला गया, इसकी जगह ये घूम के पश्चिम चला गया। आगे भी परिवर्तन का यही नियम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा, इसकी जगह ये दिशा आएगी, कौन सी, दक्षिण और पूर्व के बीच वाली। तो दक्षिण पूर्व कहाँ हो जाएगा, पश्चिम की जगह, यहाँ आ जाएगा दक्षिण पूर्व। तो जिनका आंसर दक्षिण पूर्व था उनका आंसर बिल्कुल सही है। कुछ विद्यार्थी एग्जाम में क्या करते हैं, इस पश्चिम को घुमा के यहाँ ले जाते हैं उत्तर पूर्व की जगह। प्यारे विद्यार्थियों, पश्चिम तो उत्तर पूर्व की जगह जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं बताना कि पश्चिम कहाँ चला गया, हमें ये बताना है पश्चिम की जगह क्या आया। तो पश्चिम की जगह क्या आया है, दक्षिण पूर्व, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक पंक्ति में मीना का स्थान बाएं से, मीना जी का स्थान बाएं से 10वां है तथा सरला का स्थान दाएं से 7वां है। जब वो आपस में अपना स्थान बदल लेती है तो मीना का स्थान बाएं से 15वां हो जाता है। इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो एक हमारा दायां, ये हमारा दायां है और ये हमारा बायां है। मीना का स्थान बाएं से, मीना जी बाएं से कौन से नंबर पे है, 10वें नंबर पे है, और सरला जी दाएं से 7वें नंबर पे है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, मीना जी सरला की जगह चले जाते हैं, सरला जी मीना की जगह आ जाते हैं, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो क्या होता है, मीना का स्थान बाएं से 15वां हो जाता है, मीना का स्थान बाएं से 15वां हो जाता है। तो आपको ट्रिक बताई थी, जितना नंबर एक का बढ़ेगा उतना ही दूसरे का बढ़ेगा, जितना स्थान मीना का बढ़ा है उतना ही सरला का बढ़ेगा। बताया था ना आपको, जितना बढ़े बढ़ाएंगे, जितना घटे घटाएंगे। तो 10 से जो 15 हो गया तो ये 7 वाला, 10 और 5 15, तो 7 और 5 12, इसका नया स्थान क्या होगा, इसका नया स्थान होगा 12। लेकिन यहाँ पे इसका नया स्थान नहीं पूछा, उसने पूछा है इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो कुल के लिए आपको बताया था, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना, दोनों को जोड़कर एक ही घटाना, ज़्यादा मत घटाना। तो 15 और 7 22 और एक घटाया 21। तो जिनका आंसर 21 है उन सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही है, और जिनका आंसर 21 नहीं है उन विद्यार्थियों का उत्तर बिल्कुल गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को 64 लिखा जाए, KUMAR, कुमार को क्या लिखा है 64। सबसे पहले हम ये देखेंगे कुमार को 64 कैसे लिखा, उसके बाद हमें बताना है कुमारी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका वास्तविक मान लिखते हैं, K का मान 11 है, U का मान 21 है, M का मान 13 है, A का मान 1 है, R का मान 18 है। इनको जोड़ दिया तो 11 और 1 12 और 20 32, 32 और 3 35, 10 45, 1 46, 56, 56 और 8 64, इनका टोटल 64 है। उसी सांकेतिक भाषा में बताना किसका है, कुमारी का। तो KUMARI, तो K का मान 11 है, U का मान 21 है, M का मान 13 है, A का मान 1 है, R का मान 18 है, I का मान 9 है। तो 21 और 11 32, 32 और 13 45, 1 46, 10 56 और 8 64, 64 और 9 73। तो इनका टोटल होगा 73। कितना होगा, 73। 73 जिनका आंसर था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आपके हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्प में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम में आता है। विद्यार्थी गलत बहुत ज़्यादा करते हैं, क्यों कि कुछ ऐसे करते हैं 3 और 5 8, 5 और 8 13, 8 और 13 होते तो 21 है, 8 और 13 कितने होते हैं 21, जल्दबाजी में कर लेते हैं 8 और 13 22,
जल्दबाजी में कर लेते हैं। और फिर 13 और 22 35 करके आ जाते हैं। 35 इसका आंसर गलत है, क्योंकि 8 और 13 22 नहीं होते, कितने हैं 21 है। तो इसको कैसे करना है, 3 का 2 से गुणा किया 6 और 6 में 1 घटाया 5, इस 5 का 2 से गुणा किया 10 और 10 में 2 घटाया 8, इस 8 का 3 से गुणा किया 24 और 24 में 3 घटाया, कितना होगा, 3 का 2 से गुणा किया 6, 6 में 1 घटाया 5, 5 का 2 से गुणा किया 10, 10 में 2 घटाया 8, 8 का 3 से 8 का 2 से गुणा किया, 8 का 2 से गुणा किया, 8 का 2 से गुणा किया 16 और 16 में 3 घटाया तो कितना आ गया 13 आ गया। 2 2 से गुना हो रहा है। इस 13 का फिर 2 से गुणा किया 26 और 26 में 4 घटाया, प्यारे विद्यार्थियों ये आ गया 22। तो इस 22 का किससे गुणा करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 44 और कितना घटाएंगे 5 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 39। क्या आएगा 39, यहाँ पर 39 आएगा। तो जिनका आंसर 39 था उनका आंसर बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है जिनका आंसर 39 यानी कि 39 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आसान सा क्वेश्चन है, समझिए। ये एक खुला पासा है, खुले पासे को बंद करके बताना है कि निम्न में से कौन सा पासा बनेगा। तो एक छोड़ के दूसरी सतह, एक छोड़ के दूसरा पासा उसके विपरीत होता है। Q के विपरीत होगा R और M के विपरीत होगा P। M के विपरीत P है, R के विपरीत Q है, Q के R है, M के P है, P के M है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, विपरीत की बात करूं, मैं पूछूं विपरीत बताओ, आप क्या बताओ, विपरीत बताओ, तो आप कैसे बताओगे, तो आप कहोगे M के विपरीत क्या है P है, R के विपरीत क्या है Q है, M के P है, R के Q है, N के T है, N के विपरीत T है। और विपरीत सतह कभी पड़ोसी नहीं होते, विपरीत सरफेस कभी पड़ोसी नहीं होते, और जो पड़ोसी होते हैं वो कभी विपरीत नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये भी ध्यान रखना कि दो विपरीत सतह कभी साथ नहीं आएगी और दो पड़ोसी सतह कभी साथ भी नहीं आएगी, दो पड़ोसी सतह जो साथ होती है वो कभी छिप नहीं सकती, जिनमें से एक सतह हर पासे में आनी ही चाहिए। चलो जी आराम से समझो, इधर देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है बताओ निम्न में से कौन सा पासा बनेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों M का विपरीत P है, तो M और P दोनों साथ नहीं आ सकते, यहाँ M और P आ गया, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। R का विपरीत Q है, तो R और Q दोनों साथ नहीं आ सकते, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। N के विपरीत T है, तो N और T दोनों साथ नहीं आ सकते, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखो N के विपरीत इसमें T नहीं है, M के विपरीत यहाँ पे P नहीं है, और R के विपरीत यहाँ Q नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन विद्यार्थियों का आंसर था उनका बिल्कुल सही है। दोबारा सुन लो, पहले तो विपरीत बताया था, M के विपरीत क्या है P है, R के क्या है Q है, N के क्या है T है। दो पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती। नंबर 2, दो पड़ोसी सतह कभी छिप नहीं सकती, दोनों में एक हर पासे में आना जरूरी है। जैसे मैं M और P की बात करूं तो या तो इसमें से M आना चाहिए या P, दोनों साथ भी नहीं होना चाहिए, दोनों में एक होना भी चाहिए। यहाँ पे बात करूं R और Q दोनों साथ भी नहीं होना चाहिए, दोनों छिप भी नहीं सकती। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इसका आंसर था विकल्प नंबर 4। ये जिनका आंसर था उन विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही था। निम्न में से कौन सा खुला पासा बनेगा, आराम से समझें। फिर आपके सामने एक क्वेश्चन है, पहले आप ये देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इन दोनों में 2 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन है। जब एक सतह कॉमन होती है तो कॉमन सतह को घड़ी की दिशा में घुमाते हैं ना। तो इस 2 को घड़ी की दिशा में घुमाएं तो सबसे पहले 2 के बाद में 6 और फिर 4, 2 6 4, 2 के नीचे 2, फिर 1 3, तो 4 के विपरीत 3 है, 6 के विपरीत 1 है, तो इस 2 के विपरीत क्या होगा 5 होगा। दो विपरीत सतह कभी पड़ोसी नहीं होती और विपरीत सतह हमेशा विपरीत होनी चाहिए।
यानी 4 के विपरीत 3 होना चाहिए, और यहाँ 2 के विपरीत 1 है, 4 के विपरीत 6 है, 4 के होना क्या चाहिए 3, तो ये पासा नहीं बनेगा। 6 के 1 होना चाहिए, 6 के 4 है, ये नहीं बनेगा। 2 के 5 होना चाहिए, 5 के 3 है, ये नहीं बनेगा। इसकी बात करें तो सबसे पहले 5 के 2 होना चाहिए, यहाँ 5 के विपरीत 1 है, तो ये भी नहीं बनेगा। 1 गलत है तो पूरा गलत माना जाएगा। इसकी बात करें 6 के विपरीत 1 है, 6 के 1 होना चाहिए, 4 के विपरीत 3 है और 4 के 3 होना चाहिए, 2 के विपरीत 5 है, 2 के 5 होना चाहिए। तो ये आंसर बिल्कुल सही था। उधर देखें, यहाँ 6 के विपरीत 1 है, 6 के 1 होना चाहिए, 4 के 3 होना चाहिए, लेकिन 4 के 2 है और 3 के 5 है, और 5 के 2 होना चाहिए विपरीत, और यहाँ 5 के 3 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं। हमारा आंसर होगा केवल विकल्प तीसरा सही है। ये जिनका आंसर था उन सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही आंसर था। प्यारे विद्यार्थियों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1 के विपरीत क्या होगा। हमें 1 के विपरीत बताना है। इन पासों में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। एक नंबर कॉमन है, कौन सा 3। तो जब एक नंबर कॉमन होता है तो कॉमन नंबर को घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, चाहे घड़ी की दिशा में घुमाओ, चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाओ, लेकिन घुमाओ जरूर। चाहे घड़ी की दिशा में, चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में। कब, जब एक सतह कॉमन हो। तो सबसे पहले 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 1, कॉमन के नीचे कॉमन 3, फिर 2, फिर 4। 1 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 2 है, तो 3 के विपरीत 6 होगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अब हमें बताना किसके विपरीत है। हमें बताना है 1 के विपरीत क्या होगा। तो 1 के क्या होगा, 4 होगा। 1 के 4 होगा। आ गया समझ में। हाँ जी, देखो दोनों में 3 3 कॉमन था, तो 3 5 1, 3 2 4, 1 के 4 है, 5 के 2 है, 3 के 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19-20 दो क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं। आयत से कलाकारों को, वृत्त से खिलाड़ियों को और त्रिभुज से डॉक्टरों के वर्ग को निरूपित किया गया है, यानी दर्शाया गया है। तो कितने खिलाड़ी डॉक्टर है, कितने खिलाड़ी डॉक्टर है। सबसे पहले हमें खिलाड़ी भी होना चाहिए और प्यारे विद्यार्थियों डॉक्टर भी होना चाहिए। खिलाड़ी भी हो और डॉक्टर भी हो, खिलाड़ी भी हो डॉक्टर भी हो। खिलाड़ी में भी आए, डॉक्टर में भी आए। इन दोनों में ये 4 और ये 3, ये खिलाड़ी में भी आ रहा है। खिलाड़ी में तो 25-22 भी है, लेकिन 4 और 3 खिलाड़ी में भी है, डॉक्टर में भी है। तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो जिनका आंसर 7 था उनका आंसर बिल्कुल सही था। कईयों ने यह सोचा कि ये 3 तो कलाकार में आ गया। उसने कब कहा कि कलाकार नहीं होना चाहिए, या अगर वो कहता कलाकार नहीं होना चाहिए तो आपका उत्तर 4 होता, या वो कहता केवल केवल खिलाड़ी और डॉक्टर, क्या लिखता, ओनली, ओनली यानी केवल, वो लिखता ओनली, ओनली यानी केवल खिलाड़ी और डॉक्टर हो, तब हम कहेंगे कलाकार नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा नहीं था। तो जिनका आंसर 7 था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर था। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, उसने पूछा केवल डॉक्टर कितने। देखो यहाँ पे केवल आ गया। केवल का मतलब जितना कहे उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो केवल डॉक्टर कितने हैं, तो डॉक्टर हो और ना तो खिलाड़ी हो ना कलाकार हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, केवल। अब हमारा आंसर होगा ये 17। तो जिनका आंसर 17 है उन सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही था। अगर यहाँ पे केवल नहीं लिखा होता, वो सीधे कहता डॉक्टर कितने हैं, तो डॉक्टर में तो 17 भी है, 8 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो हम कहते 17, 4 21, 3 24, 24 और 8 32, डॉक्टर 32 है। लेकिन केवल डॉक्टर की बात करें तो हमारा आंसर क्या है, 17 है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुल आयत कितने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी दो क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है कुल आयत और एक बनता है केवल आयत। दोनों में अंतर है, ध्यान से समझना। कुल आयत का मतलब है कि इसमें वर्ग भी शामिल होंगे, और केवल आयत का मतलब है इसमें वर्ग शामिल नहीं होंगे। तो मैं दोनों क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, इसको समझें। अगर हम पहले बात करें कुल आयत की, तो कुल आयत के अंदर तो वर्ग भी शामिल होंगे, क्योंकि सभी वर्ग आयत होते हैं। तो पहले कुल आयत देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8, 8 तो सीधे सीधे बन गए, इन दोनों को मिलाया 9, ये 10, ये 11 और ये 12। 12 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों एक हो गया यहाँ से यहाँ तक 13 और एक हो गया ये 14। 14 के बाद में फिर एक हो गया ये 15 और ये हो गया है 16। 16 के बाद में एक ये हो गया है 17 और फिर यहाँ तक हो गया 18। उसके बाद ये 19 और ये 20 और कंप्लीट 21। तो हम अगर बात करें किसकी, कुल आयत की, तो हमारा आंसर होगा 21। लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे से केवल आयत पूछ लिया जाता तो एक ये जो वर्ग है, अगर वर्ग जो है वो शामिल नहीं होंगे तो 1 2 3 4 और कंप्लीट ये 5 शामिल नहीं होते, 5 बाहर हो जाते, फिर हमारा आंसर होता 16। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में केवल आयत पूछे तो 16 होता, कुल आयत पूछा है तो 21 है। 21 जिनका आंसर है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आसान सा क्वेश्चन है, कीजिए आप इसे, उत्तर दीजिए, मुझे आपके आंसर का इंतजार है। एग्जाम में इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, कभी पूछा जाता है त्रिभुज और यहाँ पे मैंने पूछा है आपसे पंचभुज। एग्जाम में त्रिभुज भी पूछा जाता है, तो आप बताओ कमेंट करके त्रिभुज कितने होंगे और पंचभुज कितने होंगे। कीजिए कमेंट, दीजिए आंसर, मुझे आपके आंसर का इंतजार है। हाँ जी विद्यार्थियों, तो पहले आप इसमें त्रिभुज देखो, फिर हम करेंगे पंचभुज। त्रिभुज कितने हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10 11 और 12। इसमें त्रिभुज है 12। कितने त्रिभुज है, 12 त्रिभुज है। त्रिभुज 12 है, लेकिन हमारे से त्रिभुज नहीं, क्या पूछा है, पंचभुज पूछा है। तो आप याद रखना, जितने त्रिभुज है उतने ही पंचभुज है, जितने त्रिभुज है उतने ही पंचभुज है। पंचभुज कौन कौन से हैं इसे आप समझिए, समझिए प्यारे विद्यार्थी, आराम से समझना। पहले जैसे ये पंचभुज बन गया, 5 रेखाओं से घिरीबंद आकृति को पंचभुज कहते हैं। इस प्रकार 1 2 3 4 5। अब ये बना है पहला, तो इस प्रकार फिर ये होगा दूसरा, इस प्रकार फिर ये होगा तीसरा और इस प्रकार ये होगा चौथा। तो सीधे सीधे कितने बन गए, 4। 4 के बाद आगे देखो, फिर कैसे बनाना था, फिर आपको इस प्रकार करना था, ऐसे। ये पंचभुज बन गया, 1 2 3 4 5, ऐसे पंचभुज। जब ऐसे बना है तो अगली बार इसको नीचे की ओर भी बनेगा। नीचे की ओर कैसे, ऐसे। ये हो गया दूसरा पंचभुज है ना। अगली बार ऐसे भी तो बनेगा, ये हो गया तीसरा। और अगली बार प्यारे विद्यार्थियों ऐसे भी तो बनेगा, ये हो गया चौथा। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8। दोबारा देखो, सबसे पहले हमने 3 नंबर छोड़े, 1 2 3, 1 लेके बनाया था इस प्रकार, तब 4 हुए थे। दूसरे के अंदर हमने 2 लेके बनाया, तब 4 हुए थे। 2 कैसे, ऐसे। तो 4 और 4 8 हुए। पहले में 3 भाग छोड़े, दूसरे में 2 भाग छोड़े, तीसरे में एक ही पार्ट छोड़ेंगे इसका, तो 4 बनेंगे। कैसे बनेंगे वो समझ लो, और फिर हम बात करते हैं इसके आंसर की, कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पे डाउट भी है, उनके डाउट भी निकल जाएंगे। तीसरे में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, वो देखो आप, एक ही भाग छोड़ना है। जैसे यहाँ से लग जाओ ऐसे, ये 4। अगले के अंदर जैसे ये भाग छोड़ दो, ऐसे कर लो। तो पहले ये छोड़ा, फिर ये छोड़ेंगे, फिर ये छोड़ेंगे, तो 4 इस प्रकार बनेंगे। तो 4 4 8 4 12। कुछ मेरे भाई इसके अंदर क्या करते हैं, बड़े साइंटिस्ट बनते हैं और ये पंचभुज बना देते हैं, जो माना नहीं जाएगा। इसको आप ध्यान से समझिए, कौन सा। कई ऐसे भी करते हैं कि जी 1 2 3 4 5, इस प्रकार 4 बनाएंगे। ये पंचभुज नहीं है। तो हमारा आंसर 12 है। जिनका आंसर 12 था
उनका आंसर बिल्कुल गलत है। और जो ऐसे बना के 16 करके आ गए उनका भी गलत है। 12 आंसर है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। जो 16 करके आ गए उनका आंसर गलत है। तो याद रखना, इसमें त्रिभुज भी 12 है, इसमें पंचभुज भी 12 है प्यारे विद्यार्थियों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसमें त्रिभुज बनेंगे 16। 16 कौन से, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को मिलाया तो 7, इन दोनों को मिलाया तो 8 और इन दोनों को मिलाया तो 9। 9 हो गए। 9 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों 1 हो गया कंप्लीट। कितने हुए, 10। किसी भी त्रिभुज के बीच में रेखा खींचते हैं तो 2 बनते हैं। 10 के बाद में ये हो गया 11 और ये हो गया 12। फिर ये बीच में रेखा खींची तो नीचे हो गया 13, ऊपर हो गया 14। फिर ये बीच में रेखा खींची तो ये हो गया 15 और ये हो गया 16। आ गया समझ में। तो इसमें त्रिभुज कितने हैं, इसमें त्रिभुज है 16। एग्जाम में क्या करता है, इस त्रिभुज की एक रेखा एक भाग को काट देता है। वो आपसे इस प्रकार पूछता है कि आप ये बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इसकी एक रेखा कटी है, कटने पर भी ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। तो अब हमारा आंसर होगा 12। अगर रेखा कटने पर त्रिभुज नहीं बने, अगर रेखा कटने पर त्रिभुज नहीं बने, जैसे ये इसकी रेखा यहाँ तक काट दी, अब ये जो है ये त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो अब हमारा आंसर होगा 10। और यदि इसकी सारी रेखाएं सलामत हो तो 6 से सलामत और 6 से 16, तो हमारा आंसर है 16। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीएसटीसी एग्जाम में, ये सेम टू सेम पर्सन आ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी वर्ष और लीप वर्ष नहीं हो, यदि किसी वर्ष और लीप वर्ष नहीं हो, यानी साधारण वर्ष हो, उसका पहला दिन शुक्रवार था तो उसका अंतिम दिन क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। पहला दिन शुक्रवार था तो उसका अंतिम दिन भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह फिल्म देखने केवल गुरुवार को ही जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है। वो केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाती है, इसका मतलब गुरुवार के अलावा फिल्म देखने नहीं जाती। और मोहिनी 9 दिन फिल्म देखने गई, 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, तो जितने दिन है उसमें 7 का भाग देंगे। 9 है तो 9 में 7 का भाग देंगे। यदि 7 का भाग पूरा चला जाए तो जो वार जिस वार को जाती है वही वार आज है। और यदि भाग देने पर कुछ शेष बचे, जैसे 9 में 7 का भाग दिया, शेष कितना बचा 2, तो जिस वार को जाती है उसमें 2 प्लस कर दो। गुरुवार को जाती है, गुरुवार में 2 प्लस करो, शुक्र और शनि, ये हमारा आंसर है। मान लो वो 90 दिन का कह दे तो 90 में भाग किसका देंगे, 7 का देंगे। 90 में 7 का भाग देंगे, 7 का भाग दिया, बचा कितना 6, तो जो वार है उसमें 6 प्लस कर दो या 1 माइनस कर दो, क्योंकि 6 दिन बाद जो वार होगा वही वार 1 दिन पहले होता है। यदि भाग पूरा चला जाए तो जो वार जिस वार को फिल्म देखने जाती है वही हमारा उत्तर है। आ गया समझ में, आसान सा क्वेश्चन था। मोहिनी 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह फिल्म देखने केवल गुरुवार को जाती है, तो जितने दिन है उसमें भाग किसका देंगे, 7 का। 9 में 7 का भाग दिया, कितने बचे 2, गुरुवार में 2 प्लस करेंगे, शुक्र और शनिवार आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मई 1993 को रविवार कौन कौन से दिनांक को आएंगे। यहाँ हम 1 मई की डेट चेक करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि 1 मई 1993 को क्या वार था। सबसे पहले ये चेक करेंगे, तो चेक करते हैं। 1 मई 1993 को क्या वार था। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले 1 का 1 मई का कोड कितना होता है आपको बताया था, 733 614। क्या बताया था, 733 614 625 और 735। ये कोड किसके हैं, ये कोड है साधारण वर्ष के। और ये वर्ष कौन सा है, साधारण है। तो मई का कोड होता है 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। 1900 शताब्दी का कोड 1 होता है। अंतिम 2 अक्षर 93, और 93 में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग गया 23 बार, 23 बार भाग गया 92 आ गया। जितना शेष बचे हमें कोई मतलब नहीं, हमें ये देखना है भाग कितनी बार गया। जो आया है इसको 7 से काट देंगे, इसको 7 से काटा, 23 में 7 का भाग दिया 2, 93 में 7 का भाग दिया 2 बच गया, 2 और 2 4, 1 5 1 6 1 7, 7 में 7 का भाग दिया 0, 0 पे होता है शनिवार। यानी 1 मई 1993 को वार क्या था, वार था शनिवार। और हमें बताना कब का है, हमें बताना है
रविवार का बताना है। तो 1 मई को शनिवार था, तो 2 मई को रविवार था, तो पहला रविवार 2 मई को, दूसरा 9 को, फिर 16 को, फिर 23 को, 30 को। विकल्प नंबर 2 जिनके आंसर है उनके आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। तो ये है सुरेश और ये है राजेंद्र। अब ये जो सुरेश जी है ये राजेंद्र से कितने दिन बड़े हैं? 314 दिन बड़े हैं, बड़ा है सुरेश। और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। जो कमला जी है वो सुरेश से भी बड़ी है। और कितने सप्ताह बड़ी है? 70 सप्ताह बड़ी है, 70 सप्ताह बड़ी है। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ, यदि कमला कौन से वार को पैदा हुई? बुधवार को। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताया था सप्ताह दे रखे हैं, वार सेम आएगा। जैसे मैं आपसे कितने भी सप्ताह बड़ा हूँ या आप मेरे से कितने भी सप्ताह छोटे हो, सप्ताह दे रखे हैं तो वार सेम आएगा। तो यहाँ पे कमला 70 सप्ताह बड़ी है किससे? सुरेश से। कमला का जन्म बुधवार को है तो सुरेश का जन्म भी बुधवार को ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर पूरे पूरे सप्ताह दे रखे हैं। जितने दिन हैं उसमें हम 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देने पर जितने शेष बचे, जैसे दिन कितने हैं? 314। तो 314 में 7 का भाग देंगे। 7 का भाग 4 बार दिया 28, बचा कितना? 11 में 8 गए 3। 7 का भाग 4 बार दिया 28, बचा कितना? 6। इसका मतलब अब ये सुरेश 314 दिन बड़े कहो या 6 दिन बड़ा कहो, वार वही होगा। तो ये 6 दिन बड़ा है और राजेंद्र 6 दिन छोटा है। और छोटा का जन्म पहले होता है बाद में होता है? ये बताओ। बाद में होता है। छोटे का जन्म क्या होता है? बाद में। तो राजेंद्र का जन्म 6 दिन बाद हुआ। तो बुधवार में 6 प्लस करो, 6 दिन बाद है तो 6 क्या करो? बुधवार में 6 प्लस करो या 1 माइनस करो, एक ही बात है। तो बुधवार में 1 घटाया तो मंगलवार, हमारा आंसर होगा मंगलवार। और 6 प्लस करेंगे तो भी गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल, मंगलवार जिनका आंसर था बिल्कुल सही था। हाँ जी, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी विद्यार्थियों, तो मंगलवार आपका आंसर बिल्कुल सही था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक घड़ी में 4:45 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? यदि समय 1 से 11 के बीच हो तो 11:60 में से घटाते हैं। यदि समय 11 से 1 के बीच हो 23:60 में घटाते हैं। ये 4:45 का समय है, ये 1 से 11 के बीच का समय है तो 11:60 में घटाएंगे। 11:60 में 4:45 घटाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारा आंसर आएगा 7:15। इन दोनों का टोटल वापस 11:60 होना चाहिए। अगर है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा 7:15। 7 और 4 11, 15 45 60। आ गया समझ में? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण होगा? छोटा कोण पूछे तो 180 डिग्री से छोटा उत्तर आएगा। बड़ा कोण पूछे तो 180 डिग्री से बड़ा कोण आएगा। सीधा ही कोण पूछे तो हम हमेशा छोटा कोण बताएंगे। प्रतिवर्ती कोण पूछे तो बड़ा कोण बताएंगे। घड़ी की सुइयां 2 कोण बनाती है एक साथ, एक छोटा और एक बड़ा। एक 180 डिग्री से छोटा और एक 180 डिग्री से बड़ा। तो कोण ज्ञात करने का सूत्र है प्यारे विद्यार्थियों, मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे इंटू 30। तो यहाँ पे मिनट कितने हैं? 40। 40 इंटू 11/2 माइनस घंटे 3 इंटू 30। घंटे वाली सुई, घंटे कितने हैं? 4 है, क्योंकि 4:40 है तो घंटे 4 इंटू 30। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का बनाती है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। दोनों सुइयों के मध्य अंतर 1 मिनट में 5.5 डिग्री का होता है, ध्यान रखना। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपके सामने था। मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे इंटू 30। मिनट की जगह कितना था? 40, हमने 40 लिख दिया। इंटू 11/2, 5.5 डिग्री का अंतर होता है, इसका मतलब 11/2 से गुणा किया, माइनस
कितने बजकर है, 4 बजकर, तो 4 इंटू 30 से गुणा क्यों किया, क्योंकि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस 2 को 40 से काटा तो ये हो गया 20, इस 20 का 11 से गुणा किया 220, माइनस 4 का 30 से किया 120, ये आ गया 100 डिग्री। तो जिनका आंसर 100 डिग्री है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा, यानी हमेशा जिस टाइम जाता है, रेगुलर जिस टाइम जाता है, नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है। घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। वह बस स्टॉप पर प्रातः 8:40 पे पहुंच जाता है। तो बताओ सामान्य दिनों में वह कितने बजे घर से निकलता था। तो बस स्टॉप कितने बजे पहुंचा, आज वो बस स्टॉप कितने बजे पहुंचा, सबसे पहले ये देखो, तो वो पहुंचा 8:40 पे। फिर उसे रास्ते में कितना समय लगा, रास्ते में लगा समय, रास्ते में कितना समय लगा, 10 मिनट। इसका मतलब आज वो घर से कितने बजे चला, 8:30 पर। लेकिन हमें आज का नहीं बताना, हमें आज का नहीं बताना, हमें क्या बताना है कि नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल गया, यानी आज 8:30 चला है और आज हमेशा जिस समय चलता है उससे 15 मिनट पहले चला है। तो हमेशा कितने बजे घर से चलता था, वो सामान्य दिनों में कितने बजे घर से चलता था। तो इसका आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों 8:45। क्यों, क्योंकि आज चला है 15 मिनट पहले और आज चला है 8:30 बजे। तो अगर हमेशा 8:45 चलता है, आज 15 मिनट पहले चला है, तो आज चला है 8:30 पे। तो इसकी ट्रिक भी है, पहले कहे, क्या कहे, पहले कहे तो हम प्लस करेंगे, पहले कहे तो हम प्लस करेंगे। 8:30 है, वो कह रहा है 15 मिनट पहले, 8:30 में 15 प्लस कर दो, 8:45 आपका आंसर आएगा। और बाद कहे तो हम बाकी करेंगे। यदि नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले की जगह बाद होता तो हमारा आंसर होता 8:15। क्यों, क्योंकि बाद कहे तो बाकी करेंगे, फिर हम 15 घटा देते, यहाँ पे पहले है तो हमारा आंसर है 8:45। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। हमेशा 8:45 चलता है, आज 15 मिनट पहले चला, तो आज चला 8:30 पे, 10 मिनट लगा रास्ते में समय, तो कितने बजे पहुंचा, 8:40 पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 8:45 है। जिन विद्यार्थियों का ये आंसर है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले सीरीज है 15, 31, 64, 131, आगे क्या आएगा। तो 15 का किया 2 से गुणा 30 और एक जोड़ दिया 31, 31 का 2 से गुणा किया 62 और 2 जोड़ दिया 64, 64 का 2 से गुणा करें 128 और 3 जोड़ दिया 131, 131 का 2 से गुणा किया 262 और 4 जोड़ दिया 266। ये जिनका आंसर था 266, उन सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। तो ध्यान से देखें, 100 का आधा होता है 50 और आधे करके 2 प्लस कर दिया। 100 का आधा 50, आधा करके प्लस 2 किया। 100 का आधा 50, 50 और 2 52, 52 का आधा 26, 26 और 2 28, 28 का आधा 14, 14 और 2 16, 16 का आधा 8, 8 और 2 10, तो 10 का आधा 5, 5 और 2 7। तो जिनका आंसर 7 है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 56, 90, 132, 184, 248, आगे क्या आएगा। 56, 90, 132, 184, 248, आगे क्या आएगा। 56 और 90 में कितने का अंतर है, 34 का अंतर है।
90 और 132 में कितने का अंतर है? 42 का अंतर है। 132 और 184 में कितने का अंतर है? 4 में 2 घटाया 2, 8 में 3 घटाया 5, 52 का अंतर है। और 184 और 248 में कितने का अंतर है? तो 16 और 48 64, 64 का अंतर है। अब हम प्यारे विद्यार्थियों अंतर का अंतर देखेंगे। 34 और 42 में कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। 42 और 52 में 10 का अंतर है। 52 और 64 में 12 का अंतर है। तो पहले अंतर कितने का है? 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का, तो आगे अंतर होगा 14 का। तो 4 और 4 8, 6 और 1 7, ये आएगा 78। 78 प्लस करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा 8 और 8 16 का 6 हांसी लाई 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 हांसी लाई 1, 2 और 1 3। 326 जिनका आंसर है उन सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही है प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले हमने अंतर देखा, फिर अंतर का अंतर देखा और हमारा आंसर आ गया। तो सबसे पहले अंतर देखा, फिर अंतर का अंतर देखा, फिर क्या देखा? अंतर का अंतर। तो अंतर का अंतर देखते ही आपका आंसर आ गया। तो राइट आंसर क्या था? 326। जिनका आंसर 326 था उन सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रिक्वेस्ट, REQUEST। रिक्वेस्ट को क्या लिखा जाता है? रिक्वेस्ट को लिखा जाता है S2R5TU। उसी सांकेतिक भाषा में हमें बताना है एसिड को क्या लिखा जाएगा? ACID। तो प्यारे विद्यार्थियों R में 1 प्लस किया S, Q में किया R, S में किया T, T में किया U, व्यंजन में 1 प्लस किया है और जो स्वर है, जो क्या है? स्वर है E U E। इनको ध्यान से देखो। स्वर में क्या किया? A E I O U। पहला स्वर A है, दूसरा E है, तीसरा I है, चौथा O है, पांचवा U है। तो E कौन सा स्वर है? दूसरा 2 लिखा। U कौन सा स्वर है? पांचवा 5 लिखा। E दूसरा स्वर है 2 लिखा। यानी पहला स्वर A को 1, E को 2, I को 3, O को 4, U को 5 और व्यंजन में +1 किया। तो A कौन सा स्वर है? पहला 1 लिखेंगे। C में 1 प्लस किया D। I कौन सा स्वर है? तीसरा है। और D में 1 प्लस किया E। तो 1D3E ये जिनका आंसर था उन सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि गो बराबर 32 है, C बराबर 49 है, सम बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले गो बराबर क्या है? 32। जी का मान 7 है, ओ का मान 15 है, इनका टोटल 22 है, लेकिन लिखा क्या है? 32। तो जी के सामने टी है, ओ के सामने एल है। टी का मान 20 है, एल का मान 12 है। 20 और 12 कितने हो गए? 32। यानी विपरीत वर्ण का मान लिख करके जोड़ा है। तो आगे है SHE। एस के सामने H है, H के सामने S है, E के सामने V है। H का 8 है, S का 19 है, V का 22 है। 22 8 30 और 19 कितने होते हैं? 49। और लिखा भी 49 है। बताना किसका है? सम का बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सम का देखो। S के सामने क्या होता है? S के सामने H, O के सामने L, M के सामने N, E के सामने V। H का मान 8 है, L का 12 है, N का 14 है, V का 22 है। तो 8 12 20, 20 और 10 30, 4 34 और 2 36 और 20 56। तो जिनका आंसर 56 था उन सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। आपके बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। E बराबर 5 है। तो प्यारे विद्यार्थियों E का वास्तविक मान 5 होता है, यहाँ भी 5 लिखा है। आगे लिखा है होटल, HOTEL। होटल को क्या लिखा है? 12 लिखा है। अब देखो होटल का मान कितना होता है? H का मान 8 होता है, O का 15 होता है, T का 20 होता है, E का 5 होता है, L का 12 होता है। यदि इनका टोटल करें तो 8 15 23 और 20 43 5 48 और 12 60। इनका मान होता है 60, लेकिन लिखा क्या है? 12। तो कैसे लिखा है? ध्यान से समझो। ई का मान 5 है, यहाँ पे ई एक ही वर्ण है, ई एक ही वर्ण है। तो 5 में 1 का भाग दिया, 5 आ गया। जितने वर्ण हैं उसका भाग दिया। होटल का मान लिख करके जोड़ा 60। होटल में वर्ण कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 60 में 5 का भाग दिया, 12 आ गया। तो बताना किसका है? LAMB। L का मान 12 है, A का 1 है, M का 13 है, B का 2 है। 12 1 13 13 26 और 2 28।
और यहाँ पे वर्ण कितने हैं, वर्ण 4 है, तो 28 में 4 का भाग दिया कितना आएगा, 7 आएगा। तो जिनका आंसर 7 है उन विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लुप्त संख्या का क्वेश्चन था, ध्यान से समझे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 1 और 2 3 और 2 5, 2 2 4 2 6, 15 2 17 2 19, 18 16 14। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है वो समझो। दूसरा तरीका इससे भी आसान बताता हूँ आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये सब नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आ जाए। तरीका समझिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 19 से एक कम है अंदर की ओर 18, ये 19 ये 18, एक कम है, यहाँ 17 है, यहाँ 16 है, एक कम है, तो 15 से एक कम लिखना है अंदर, 15 से एक कम कितना होगा, 14। तो जिनका आंसर 14 है उन सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पूरा क्वेश्चन करना हो तो आप ऐसे करोगे, वो तरीका आपको बता दिया। एक क्या बताया, 1 2 3 4 19 18 5 6 17 16, या कैसे 1 2 3 2 5 2 2 4 2 6 15 2 17 2 19 18 2 घटाया 16 2 घटाया 14। अब अगर आप कन्फ्यूज होते हो कि सर 14 आएगा 16, तो 17 से 16 एक कम, 19 से 18 एक कम, 15 से कम एक, 14। 14 जिनका आंसर था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लुप्त अक्षर का पता लगाना है, आसान सा क्वेश्चन आपके सामने। इस 8 का 6 से गुणा किया, 8 का 6 से गुणा किया 48 हो गया। इस 2 का 6 से गुणा किया, 2 का 6 से गुणा किया 12 हो गया, 48 में 12 घटाए 36 आ गया। इसी प्रकार 7 का 8 से गुणा करें, इस 7 का गुणा किया 8 से 56 आ गया। 2 का 5 से गुणा करें, 2 का 5 से गुणा करें 10 आ गया, 56 में 10 घटाएं 46 आ गया। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, इस 10 का 7 से गुणा करें, तो 10 का 7 से गुणा करें 70 आ गया। 4 का 6 से गुणा करें, 4 का 6 से गुणा करें 24 आ गया। 70 में 24 घटाएं तो 46 जिनका आंसर है उन विद्यार्थियों का उत्तर बिल्कुल सही आंसर है। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पक्के आएंगे, ध्यान से सुन लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। तो 46 जिनका आंसर था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी पंक्ति में 80 विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी है, 80 विद्यार्थी है, उनमें हरीश का स्थान प्रारंभ से 25वां है, तो बताओ अंत से पीछे से उसका कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी है 80। कुल विद्यार्थी कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों, कुल विद्यार्थी है 80। अगर कुल विद्यार्थी दे रखे हों, एक तरफ से स्थान दे रखा हो, दूसरी तरफ से पूछे, तो कुल में जो स्थान दिया है वो घटाएंगे। एक तरफ से स्थान कौन सा है, 25वां, कहाँ से, प्रारंभ से। जो हरीश है वो प्रारंभ से कौन से नंबर पे है, 25 पे। 80 में 25 घटाया तो ये आ गया 55, और जो घटाने पे आया है उसमें एक जोड़ेंगे। अब बात ये है कि एक जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि घटाने पे जो आया वो तो उसके दूसरी तरफ बचे हैं 55, और हमें उसका दूसरी तरफ से नंबर बताना है। तो 55 + 1 56 जिनका आंसर है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 5 व्यक्ति एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। इन व्यक्तियों में 2 व्यक्ति जो बिल्कुल छोर पे बैठे हैं, छोर का मतलब किनारा। इन 2 में से एक तो है बुद्धिमान और दूसरा है मूर्ख। एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है, एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटे व्यक्ति के बीच में बैठा है। तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिल्कुल मध्य में बैठा है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना था, तो समझिए आप इसे करते हैं, समझे आप। सबसे पहले बताओ क्या बोला गया है कि 5 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति है, 5। सबसे पहले व्यक्ति कितने, 5, 1 2 3 4 5। एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबका मुंह कहाँ है, सबका मुंह है उत्तर की ओर। इन व्यक्तियों में 2 व्यक्ति जो बिल्कुल छोर पे बैठे हैं, छोर यानी किनारा। इनमें से एक बुद्धिमान है, दूसरा मूर्ख। किनारे पे एक तो बुद्धिमान है, दूसरे किनारे पे मूर्ख है।
लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि बुद्धिमान कौन से किनारे पे है, मूर्ख कौन से किनारे पे है। फिर कह रहा है एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है, एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है, तो ये हमारा दायां है और ये हमारा बायां है। वो कह रहा है एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। अगर यहाँ पे लंबा है, सॉरी यहाँ पे मूर्ख है, तो इसके बाईं ओर कोई होगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ मूर्ख नहीं, मूर्ख व्यक्ति कहाँ बैठा है, इधर बैठा है। कैसे कि एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है, अगर मूर्ख यहाँ है तो ये मूर्ख का दायां है और ये मूर्ख का बायां है, तो यहाँ पे कौन होगा, लंबा व्यक्ति। यहाँ पे कौन होगा जी, लंबा व्यक्ति। देखो एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के कहाँ बैठा है, बाईं ओर। और सबसे पहले क्या कहा कि एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है, और दो व्यक्तियों में से जो बिल्कुल छोर पे हैं उनमें एक तो है बुद्धिमान, दूसरा है मूर्ख। अगर यहाँ पे मूर्ख है तो यहाँ पे कौन होगा, बुद्धिमान होगा। इनको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, या तो यहाँ बुद्धिमान या यहाँ मूर्ख, या यहाँ मूर्ख या यहाँ बुद्धिमान। पता कैसे चलेगा कौन कहाँ है, इस लाइन से। लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर है, तो मूर्ख अगर यहाँ है तो लंबा बाईं ओर है। यहाँ मूर्ख होता तो इसके बाईं ओर कोई है ही नहीं, इसलिए यहाँ मूर्ख नहीं, यहाँ बुद्धिमान है, यहाँ मूर्ख है। लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर है। आगे पढ़ो, मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर है, मोटा कमजोर के दाईं ओर है। ठीक है जी, जो मोटा है कमजोर के दाईं ओर, कमजोर के दाईं ओर है, इसका मतलब यहाँ पे है कमजोर, और कमजोर का दायां किधर है, इधर। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है मोटा व्यक्ति। कौन है जी, मोटा व्यक्ति, यहाँ पे है मोटा व्यक्ति। कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटे व्यक्ति के बीच में बैठा है। कमजोर जो है बुद्धिमान और मोटे के बीच में बैठा है। तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिल्कुल मध्य में बैठा है, तो मध्य में बैठा है मोटा व्यक्ति। जिनका आंसर था मोटा, उनका आंसर था बिल्कुल सही। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कई बार आपको ये करवाया गया है, क्लास में अच्छे से समझाया गया है। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। APRS X और Z एक पंक्ति में बैठे हैं, S और Z बीच में बैठे हैं, S और Z बीच में बैठे हैं, तथा A और P अंत में हैं। R A के बाएं ओर बैठा है, तब P के दाएं कौन बैठा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप ये देखो, ये हमारा दायां है और ये हमारा बायां है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक पंक्ति में APRS X और Z कितने व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं। S और Z बीच में बैठे हैं, S और Z बीच में बैठे, या यहाँ पे S है या यहाँ पे Z है, या यहाँ पर Z है या यहाँ पे S है। या तो S और Z ऐसे हैं या Z और S ऐसे हैं। S और Z बीच में हैं, इस प्रकार हमने कंडीशन बना दी। ठीक है जी, S और Z बीच में हैं, तथा A और P अंत में हैं। या यहाँ पे A है या यहाँ पे P है, या यहाँ पे A है या यहाँ पे P है, A और P अंत में हैं। आगे R A के बाएं ओर बैठा है, A के बाएं ओर। अगर A यहाँ है तो इसके बाएं ओर कोई व्यक्ति है नहीं, इसका मतलब A यहाँ है और A के बाएं ओर कौन बैठा है, R बैठा है। देखो जो R है वो A के बाईं ओर बैठा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन है जी, यहाँ पे A है, तो R A के बाईं ओर बैठा है। जब यहाँ पे A है तो यहाँ पे कौन होगा, P होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि A और P अंत में बैठे हैं, तो इधर A है इधर P है। R A के बाएं है, R A के बाईं ओर बैठा है। अब बच क्या गया, A आ गया, हाँ जी आ गया, P आ गया, R आ गया, S आ गया, X बच गया। जो बच गया उसे यहाँ बैठना पड़ेगा, जो बच गया उसे जो सीट खाली है वहाँ बैठना पड़ेगा। अब पूछा क्या है, P के दाएं कौन है, तो P का दायां, दायां किधर है, P का दायां इधर है, तो P के दाएं कौन है, X है। और जिनका ये आंसर था उनका आंसर बिल्कुल सही है। अभी भी हमें ये नहीं कन्फर्म कि
इधर एस है या जेड है, लेकिन इतना पता है कि एस और जेड क्या है, एस और जेड बीच में है, इतना पता है। या तो यहाँ पे एस है, या यहाँ पे जेड है, या यहाँ पे जेड है, या यहाँ पे एस है। हाँ जी, तो जिनका आंसर था विकल्प 3 एस बिल्कुल, एक्स बिल्कुल सही था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं। पी और आर तथा एस और क्यू आपस में जोड़ीदार है। एस आर के दाईं ओर बैठा है जिसका जो कि जिसका, ये तीनों बाद वाले के लिए आते हैं। यहाँ पे जिसका वर्ड किसके लिए है, आर के लिए। जिसका मुंह कहाँ है, पश्चिम की ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैरम खेल रहे हैं इस प्रकार, एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले ये देखो, वो कह रहा है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, जिसका वर्ड बाद वाले के लिए आता है, किसके लिए आया है, जिसका आर के लिए। तो आर का मुंह कहाँ है, पश्चिम की ओर, ये दिशा है पश्चिम। एस आर के दाईं ओर है ये एस है, ये आर के दाईं ओर है। तो आर के दाईं ओर कौन है जी, एस है। अब देखो पी एवं आर तथा एस और क्यू जोड़ीदार है। पी के सामने आर है, एस के सामने क्यू है। पी और आर तथा एस और क्यू जोड़ीदार है। एस आर के दाईं ओर है, जिसका किसका, आर का मुंह कहाँ है, पश्चिम की ओर। तो बताओ एस का मुंह कहाँ है, आपको ये बताना है एस का मुंह कहाँ है। तो एस का मुंह नीचे की ओर, यानी कौन सी दिशा में है, एस का मुंह है प्यारे विद्यार्थियों दक्षिण दिशा में। दक्षिण जिनका आंसर था, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रिश्ते नाते का क्वेश्चन है। रिश्ते नाते के अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। हमें बताना है ए भाग सी माइनस बी, इसका क्या अर्थ है। पहले सब में पी है, इधर भी सब में पहले पी है, तो पहले वाला पहले लिखा है और बाद वाला बाद लिखा है। सबसे पहले प्लस का अर्थ पुत्र है, माइनस का पत्नी है, गुणा का भाई है और भाग का बहन है। सबसे पहले हम लिखेंगे ए के बाद में चिन्ह किसका है, भाग का अर्थ है बहन। तो ये ए बहन है, और ये ए बहन किसकी है, सी की बहन है, क्योंकि जिसका नाम बाद में आए ए बहन है सी की। सी के बाद में माइनस का चिन्ह है, माइनस का अर्थ है पत्नी, तो ये सी पत्नी है किसकी, जो सी के बाद में आए। बी है तो बी की, तो बी है इसका पति, और ये दोनों है पति पत्नी। अब हमें बताना क्या है, वो कह रहा है ए बी की बहन है। ए बी की बहन नहीं है, ए बी की पत्नी की बहन है, यानी साली है। फिर कह रहा है सी बी की बहन है, सी बी की बहन नहीं, सी बी की पत्नी है। बी सी का पति है, हाँ जी बी सी का पति है, ये बिल्कुल सही है। और बी ए का भाई नहीं, बी ए का भाई नहीं, बी ए का बहनोई जीजा जीजू है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक 21 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर प्रतिदिन 5 मीटर ऊपर चढ़ता है और 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। बताओ कितने दिन में वह बंदर खंबे के शिखर पे चढ़ेगा। तो यहाँ पे कुल ऊंचाई कितनी है, 21। डेली चढ़ता कितना है, 5। कुल ऊंचाई माइनस जितना चढ़े या जितना ऊपर चढ़े, तो ऊंचाई या तो ऊंचाई दी होगी या गहराई दी होगी, या तो होगा ऊपर या दिया होगा कुआं गहराई। तो कुल ऊंचाई या गहराई कितनी है, 21। यहाँ पे खंबा है तो ऊंचाई है। प्रतिदिन चढ़ता कितना है, 5। बटा में देखेंगे अंतर, चढ़ता है 5 और उतरता है 3, अंतर कितने का, 2 का। तो 5 में 3 घटाया, अंतर 2 और +1 सूत्र है कुल ऊंचाई या कुल गहराई माइनस प्रतिदिन जितना ऊपर चढ़ता है, बटा में अंतर +1। तो 21 में 5 घटाया 16, 16 में 2 का भाग दिया 8 और +1, हमारा आंसर आएगा 9। 9 जिनका आंसर है, उन विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के, एक परिवार में प्रत्येक बेटी के पास समान संख्या में भाई और बहनें हैं। यानी बेटी के पास जितने भाई हैं उतनी ही बहनें हैं, समान संख्या में भाई और बहनें हैं। और प्रत्येक बेटे के पास भाइयों की तुलना में बहनें दुगनी हैं। बेटे के पास भाइयों की तुलना में बहनें दुगनी हैं, यानी भाई 1 है तो बहन 2 है, भाई 2 है तो बहन 4 है, भाई 3 है तो बहन 6 है। आ गया समझ में। और बहन के पास, बेटी के पास समान संख्या में भाई और बहनें हैं। बेटी के पास अगर 1 बहन है तो 1 भाई, 2 बहन है तो 2 भाई। पूछा क्या है, परिवार में कुल कितने बेटे हैं, कुल कितने बेटे हैं। तो 1 तो इसमें बेटे हैं और 1 इसमें
बेटी है। आराम से समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, प्रत्येक बेटी के पास समान संख्या में भाई और बहनें हैं और प्रत्येक बेटे के पास भाइयों की तुलना में बहनें दुगनी हैं। परिवार में कितने बेटे हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, परिवार में बेटे होंगे 3। कितने होंगे? 3। अगर ऑप्शन से भी करें तो भी देख लो, सबसे छोटा ऑप्शन कितना है? 2 है। बेटे कितने हैं? बेटे हैं 2। अगर बेटे 2 माने तो वो कह रहा है प्रत्येक बेटी के पास समान संख्या में भाई और बहनें हैं और प्रत्येक बेटे के पास भाइयों की तुलना में बहनें दुगनी हैं। तो बहनें दुगनी यानी बेटियां 4। अब बहनें तो दुगनी हो गई अगर बेटे 2 है तो, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों अब प्रत्येक बेटी के पास समान संख्या में भाई और बहनी भी होनी चाहिए। तो अगर बेटी की बात करें तो इसके प्रत्येक बेटी के 3 बहन हैं लेकिन भाई कितने हुए? 2, इसलिए 2 तो आंसर होगा नहीं। राइट आंसर क्या है? 3। कैसे? ऐसे देखिए, 3 बेटे हैं, प्रत्येक बेटे के पास भाइयों की तुलना में बहनें दुगनी हैं। हाँ जी, बहनें कितनी हैं? दुगनी। तो प्रत्येक बेटे के पास, तो यहाँ पे बेटे 3 हैं, तो किसी भी बेटे की बात करें, जैसे 3 बेटे हैं, आप 3 भाई हो, तो आपके भाई कितने हुए? 2। और भाइयों की तुलना में बहनें डबल है, तो बेटी कितनी हो गई? 4। प्रत्येक से डबल हुई ना, 3 में 1 घटाया 2, 4। आगे क्या करें? प्रत्येक बेटी के पास समान संख्या में भाई और बहनें हैं। अगर बेटी 4 है, बेटी 4 है तो किसी भी बेटी को लो, इसके बहन कितनी? 3 और इसके भाई भी कितने? 3। तो यहाँ पे बेटे 3 हैं और बेटियाँ 4 है। 3 बेटे और 4 बेटी। अब एक बार आप इसे दोबारा समझ लो, यदि बेटे 3 बेटियां 4 तो प्रत्येक बेटी के पास समान संख्या में भाई और बहनें हैं। तो एक बेटी, कोई भी एक बेटी लो, उसके पास 3 भाई और 3 बहन बची और प्रत्येक बेटे के पास भाई 2 और बहनें कितनी हैं? 4, डबल हो गई। तो हमारा आंसर होगा बेटे 3 बेटी 4। जिनका आंसर ये था उनका आंसर बिल्कुल सही था, जिनका ये आंसर नहीं था उनके उड़ गए तोते। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 15 लोगों के एक समूह में 7 फ्रेंच पढ़ते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि उनमें से 3 ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं पढ़ते। तो कुल कितने हैं जो फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? तो सबसे पहले कुल कितने हैं? 15। कुल 15 है। 3 तो ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं पढ़ते, तो 15 में 3 बार कर दीजिए, बचे कितने? 12। पढ़ने वाले 12 है और उन 15 में से 7 फ्रेंच पढ़ते हैं और 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो 7 और 8 हो गए 15, हो गए 15, होने चाहिए 12, ज़्यादा कितने हुए? 3। तो 3 ऐसे हैं जो दोनों भाषा पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस घनाकार आकृति की सभी बाहरी सतहों को एक समान रंग से रंगा जाता है, उसे इस प्रकार काटा जाता है कि उसके 64 बराबर छोटे घन बन सके, उसके 64 बराबर छोटे घन बन सके। तो इन 64 घनों में से ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल एक ही सतह रंगीन हो? चाहे आपसे केवल एक सतह रंगीन पूछे, चाहे एक सतह रंगीन पूछे, प्यारे विद्यार्थियों एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? एक सतह रंगीन पूछे, चाहे केवल एक सतह रंगीन पूछे, चाहे केंद्रीय घन पूछे, इसका सूत्र है n-2 का स्क्वायर इंटू 6। छोटे घन 64 है, छोटे घन 64 है, तो n का मान कितना है? n का मान है 4। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6, 4 में 2 घटाया 2 का स्क्वायर इंटू 6, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6, हमारा आंसर होगा 24। ये क्वेश्चन भी याद रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी शिक्षित लोग अखबार पढ़ते हैं और राहुल अखबार नहीं पढ़ता। शर्त क्या है? कि सभी शिक्षित लोग अखबार पढ़ते हैं, जितने भी शिक्षित लोग हैं वो सभी अखबार पढ़ते हैं और राहुल अखबार नहीं पढ़ता, तो राहुल शिक्षित नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जितने भी शिक्षित लोग हैं वो सब अखबार पढ़ते हैं। जितने भी शिक्षित लोग हैं, सभी शिक्षित लोग क्या करते हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। सभी शिक्षित लोग अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ते हैं, और राहुल कह रहा है कि मैं तो अखबार नहीं पढ़ता। इसका मतलब राहुल शिक्षित नहीं है। रियल के अंदर अखबार पढ़ना शिक्षित के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बात करें तो अगर सभी शिक्षित लोग अखबार पढ़ते हैं और राहुल अखबार नहीं पढ़ता,
तो राहुल शिक्षित नहीं है, ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। शिक्षित होने के लिए अखबार पढ़ना आवश्यक नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सभी शिक्षित लोग अखबार पढ़ते हैं, इसका मतलब शिक्षित होने के लिए अखबार पढ़ना आवश्यक है, तो 2 नंबर गलत है। तो हमारा आंसर होगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। क्यों? सभी शिक्षित लोग अखबार पढ़ते हैं, ठीक है जी। राहुल अखबार नहीं पढ़ता तो राहुल शिक्षित नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और शिक्षित होने के लिए अखबार पढ़ना आवश्यक है तो सही है, लेकिन शिक्षित होने के लिए अखबार पढ़ना आवश्यक नहीं है तो प्यारे विद्यार्थियों फिर ये गलत है। हमारा आंसर होगा केवल निष्कर्ष पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अच्छे एथलीट जीतते हैं और सभी अच्छे एथलीट अच्छा खाते हैं। ये आपके BSTC एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। सभी अच्छे एथलीट, सबसे पहले क्या कह रहा है, सभी अच्छे एथलीट, जितने भी अच्छे एथलीट है, सभी अच्छे एथलीट क्या करते हैं, जीतते हैं। सभी अच्छे एथलीट जीतते हैं। उसके बाद में आगे देखो, सभी अच्छे एथलीट अच्छा खाते हैं। सारे जीतने वाले अच्छा नहीं खाते, सारे जीतने वाले अच्छे खाते तो जीतने वालों के ऊपर से डायग्राम बनाते। वो कह रहा है सभी अच्छे एथलीट अच्छा खाते हैं, जितने भी अच्छे एथलीट हैं वो क्या करते हैं, अच्छा खाते हैं। जितने भी अच्छे एथलीट हैं वो अच्छा खाते हैं, सारे जीतने वाले अच्छा नहीं खाते। अगर वो कहता सभी जीतने वाले अच्छा खाते तो हम जीतने वाले के ऊपर से डायग्राम बनाते। प्यारे विद्यार्थियों दोबारा समझ लो, सभी अच्छे एथलीट जीतते हैं, ऊपर से डायग्राम बना दिया क्योंकि बात सभी की है। सभी अच्छे एथलीट अच्छा खाते हैं तो अच्छे एथलीट के ऊपर से अच्छा खाने वाले का डायग्राम बनाएंगे। निष्कर्ष क्या है, सभी जो अच्छा खाते हैं अच्छे एथलीट है, सभी जो अच्छा खाते हैं अच्छे एथलीट है। बाहर से अंदर सभी की बात हमेशा गलत होती है, अंदर से बाहर सभी की बात हमेशा सही होती है। सभी जो जीतते हैं अच्छा खाते हैं, सभी जो जीतते हैं अच्छा खाते हैं, डायग्राम कट रहा है तो ये बात भी गलत है। यहाँ पे दोनों निष्कर्ष गलत है। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारा आंसर होगा दोनों निष्कर्ष ही नहीं निकलते हैं, दोनों निष्कर्ष ही नहीं निकलते हैं। ये जिनके आंसर थे उनका आंसर बिल्कुल सही था। सलोजिज्म टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ के जाना, ध्यान रखना, अच्छी संख्या में क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में 5 शिक्षक थे। कितने शिक्षक है? 5। A और B संस्कृत तथा गणित पढ़ाते थे, X और B गणित तथा इतिहास पढ़ाते थे, Y और A हिंदी तथा संस्कृत पढ़ाते थे, Z और B भूगोल तथा स्पेनिश पढ़ाते थे। निम्न में से कौन सा युग्म गणित और इतिहास दोनों पढ़ाता है? हमें यह बताना है, गणित और इतिहास दोनों पढ़ाए, ये बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों कई बार ऐसे आसान से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे ये है गणित और इतिहास दोनों पढ़ाए। तो ये देखो, ये लिखा है X और B, ये गणित भी पढ़ाता है और इतिहास भी पढ़ाता है। X और B गणित और इतिहास पढ़ाता है, तो हमारा उत्तर होगा X और B या B और X। तो B और X 1 नंबर विकल्प, ये जिनका आंसर था उनका आंसर बिल्कुल सही है। और प्यारे विद्यार्थियों आपको बहुत अच्छी BSTC की तैयारी करवाई है। आप अपने आप पे विश्वास रखना कि हमारी तैयारी अच्छी है, आपका पेपर अवश्य ही अच्छा होगा, अनिवार्य रूप से अच्छा होगा। विश्वास रख के जाना। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।